अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज। डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज का मतलब है कि ड्यूरिंग फिटल स्टेज, जब बेबी मदर की वोम में होता है तो उसकी मेजर बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। क्या रीजंस है जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, तमाम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली abnormality की जो फर्स्ट रीजन है, इट कुड बी अ जेनेटिक रीजन। द सेकंड कुड बी environmental factors that affect the fetal development, and the third could be endocrine disruptions. वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जेनेटिक एरर। एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है हेरिडिटी मटेरियल, और हेरिडिटी मटेरियल हमारा डीएनए की फॉर्म में होता है। ठीक है। अब जो डीएनए है ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। अब अगर हम एक क्रोमोसोम को अनवाइंड करके देखें तो यहाँ पे आपको बीडिड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जिसमें हिस्टोन है और साथ में डीएनए की रैपिंग हुई हुई है। ठीक है। अब ये जो डीएनए है ये चार न्यूक्लियोटाइड बेसिस से मिलकर बनता है, और ये जो चार न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, दीज आर एडिनिन, गवानिन, थायामिन एंड साइटोसिन। ये नाइट्रोजनस बेसिस एक प्रिसाइज ऑर्डर में अरेंज है, और इन्हीं इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सेल तमाम चीजों को सिंथेसाइज करता है, चाहे वो आरएनए है चाहे वो प्रोटीन है। अब फॉर एग्जांपल एक कोड है AUG का, जो कि फीटस के अंदर प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन उसकी लिम्ब की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये कोड जो है AUG, यही कोड होगा तो फिर ही वो प्रोटीन बनेगी। अगर ये यू एक ही कोड, एक कोड भी चेंज हो गया तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी, और अल्टीमेटली लिम्ब की फॉर्मेशन नहीं होगी, और एक फीटस आफ्टर द बर्थ कैन नॉट वॉक। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हमेशा प्रिसाइज ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर ड्यू टू एनी चेंज, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू एनी केमिकल्स, अगर मदर की बॉडी में कोई केमिकल आता है, कोई चला जाता है कोई केमिकल, और जाके वो फीटस के जीनोम पे एक्ट करता है, और जा उसकी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको चेंज कर देता है, तो फीटस में एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। यहाँ पे हम एक सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे जो कि फीटस के हेरिडिटी मटेरियल में चेंज आने की वजह से ऑब्जर्व किया गया है, एंड दिस वन इज डाउन सिंड्रोम। एक्चुअली डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर का मतलब है कि ह्यूमन के बॉडी में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो हैं दीज ऑल आर ऑटोसोम क्रोमोसोम, एंड 23rd पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर सेम ही होते हैं, जबकि जो 23rd पेयर है इट विल बी डिफरेंट इन मेल एज वेल इन फीमेल। इट विल बी XY इन मेल एंड XX इन फीमेल। अब जो डाउन सिंड्रोम है ये एक एन्यूप्लाइडी है। एन्यूप्लाइडी मतलब ये कि जिसमें ऐसा सिंड्रोम, एन्यूप्लाइडी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्रोमोसोम एक, उसके अंदर जीन्स या तो ऐड हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम भी एन्यूप्लाइडी की ही एक एग्जांपल है, और ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि दो क्रोमाटिड होने चाहिए, यहाँ पे तीन क्रोमाटिड्स हो जाएंगे। ठीक है। अब इस सिंड्रोम में मतलब अगर तीन क्रोमाटिड आ जाते हैं तो बच्चे पे क्या असर पड़ता है। उसका जो टंग है वो प्रोट्रूडेड होगी, यानी कि बाहर को निकली होगी। ठीक है। उसका फेस ब्रॉड होगा, उसकी आईज बाहर की तरफ निकली होंगी, उसकी नेक वेब्ड होगी, उसके हैंड स्मॉल होंगे, एयर्स उसके स्मॉल होंगे, आईज उसकी स्मॉल होंगी। तो ये तमाम एबनॉर्मेलिटीज जो हैं वो एक डाउन सिंड्रोम के बच्चे में देखी जा सकती हैं। और ये किस वजह से है? ये सिर्फ उसके क्रोमोसोम्स में एक सेट एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है। कोई भी चीज
ह्यूमन के बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में है, इट शुड बी ऑप्टिमम। ये कभी भी ना तो इंक्रीज होनी चाहिए और ना ही ये डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज हुई है फिर भी उसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आया, बल्कि एबनॉर्मेलिटी ही शो हुई है। द सेकेंड कुड बी pleiotropy. Actually, pleiotropy is a natural फिनोमिना, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या चेंज आएगा कि ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकता है। पिलियोट्रॉपी एक्चुअली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक जीन, सिंगल जीन बहुत सारे ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। इसको आपने पॉलीजेनिक के साथ मर्ज नहीं करना, क्योंकि पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन्स एक ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स को एक जीन कंट्रोल करता है। ठीक है। अब ये जो प्लियोट्रॉपी है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है और ये एक जीन है, और ये तीन ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा है, और इस फिनोमिना को हम प्लियोट्रॉपी कहेंगे। अब ये जो प्लियोट्रॉपी है, इट कुड बी मोज़ेक प्लियोट्रॉपी और इट कुड बी रिलेशनल प्लियोट्रॉपी। जो मोज़ेक प्लियोट्रॉपी है उसमें एक जीन है जिसमें अगर म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी वजह से जो बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि अफेक्ट इसके इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो रिलेशनल पिलियोट्रॉपी है उसमें क्या होता है कि डिफेक्टिव जीन एम्ब्रियो के एक पार्ट में होगा जो कि दूसरे पार्ट में भी डिफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है। जबकि जीन दूसरे पार्ट में एक्सप्रेस नहीं होता। मोज़ेक प्लियोट्रॉपी की जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक जीन है हमारे पास, KIT जीन है। अब ये जीन तीन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ये ब्लड स्टेम सेल पे भी में भी जाके एक्सप्रेशन अपना शो कर रहा है, पिगमेंट स्टेम सेल में भी अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, और जर्म स्टेम सेल्स में भी अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है। इन फ्यूचर जो ब्लड स्टेम सेल हैं ये RBCs को प्रोड्यूस करेंगे, जो पिगमेंट स्टेम सेल्स हैं वो रेटिना जो कि आई की लेयर है वहां पे जाके अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, और जर्म सेल्स जो हैं ये गुनेड्स बनाएंगे। अब अगर इस KIT जीन में म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी वजह से RBCs नहीं बनेंगे, अनीमिया हो सकता है, पिगमेंट नहीं बनेंगे, रेटिना जो है वो नहीं बनेगा, जिसका मतलब है उसमें एल्बिनिज्म हो सकती है, गुनेड्स नहीं बनेंगे तो उसमें स्टीरिलिटी हो सकती है। इनके एक सिंगल जीन की वजह से कितने ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं। दिस प्लियोट्रॉपी विल बी मोज़ेक प्लियोट्रॉपी। द सेकेंड वन इज रिलेशनल प्लियोट्रॉपी। इसमें हमारे पास एक जीन है MITF जीन। अब ये जो MITF जीन है ये रेटिना की पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब अगर इस जीन में म्यूटेशन आती है और रेटिना की पिगमेंटेशन नहीं होती तो वो सिर्फ इसको ही अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो कोरॉइड लेयर है जो कि रेटिना के बाहर होती है वो भी नहीं बनेगी, और अल्टीमेटली विट्रस ह्यूमर की ड्रेनेज हो जाएगी, और आई जो है उसकी इनलार्जमेंट नहीं होगी। ठीक है। तो हालांकि कोराइड में इसका कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन रेटिना की पिगमेंटेशन की वजह से कोराइड भी नहीं बनी। तो इस पिलियोट्रॉपी को हम कहते हैं ये रिलेशनल पिलियोट्रॉपी है। ठीक है। अब जेनेटिक एरर होने की कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं, जिसमें एक है जेनेटिक हिट्रोजेनिटी और दूसरी है फिनोटिपिक हिट्रोजेनिटी। जेनेटिक हिट्रोजेनिटी का मतलब ये है कि हमारे पास म्यूटेशन डिफरेंट जीन्स में आई है, लेकिन जो फिनोटाइप है वो सेम है। ठीक है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास एक KIT जीन है जो कि तीन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, एल्बिनिज्म को, एनीमिया को और स्टेरिलिटी को। अब इन तीनों जीन को एक सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिंगल इनका सिग्नल ट्रांसडक्शन है, अगर इसमें से कोई एक जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है उसमें म्यूटेशन आ जाती है तो ये तीनों जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे और म्यूटेशन का रेट क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद है फिनोटिपिक हिट्रोजेनिटी। फिनोटिपिक हिट्रोजेनिटी का मतलब ये है कि हमारे पास म्यूटेशन जो है वो डिफरेंट जीन्स में, डिफरेंट इंडिविजुअल जीन एक है, एक जीन में म्यूटेशन आती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, मतलब जीन एक है लेकिन उसी म्यूटेशन को डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन वो फिनोटिपिक रेशियो डिफरेंट दे रहा है। हो सकता है एक इंडिविजुअल में उसी म्यूटेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरे इंडिविजुअल में उसका इफेक्ट कम हो रहा है, और तीसरे इंडिविजुअल में उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो रहा है।
ठीक है। तो एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स में फिनोटिपिक रेशियो डिफरेंट आ सकती है। इसी को हम फिनोटिपिक हिट्रोजेनिटी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड रीजन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, इट इज environmental factors. Environmental factors are very very important for the development of organism. अब एक्चुअली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में होता ये है कि जब मदर जो है वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान वो कुछ ऐसी ऐसी चीजों की कंजप्शन करती है जिसकी वजह से फीटस की डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले रैकल एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बर्ड्स में जब एक प्रेग्नेंट बर्ड में ऑब्जर्व किया कि उसका एक्सपोजर जब डीडीटी पेस्टिसाइड के साथ हुआ तो उसमें oocyte डैमेज हो गया, और उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो गया। अब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल बहुत ज्यादा ड्रग्स की कंजप्शन कर रही है, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रही है, डिफरेंट ड्रग्स को ले रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन जो फीटस उसकी बॉडी में है वो अल्टीमेटली अफेक्ट होगा। या तो उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, उसकी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो उसका जीनोम जो है वो उसमें म्यूटेशन आ जाएगी, जो कि लेटर लाइफ में उसको अफेक्ट करेंगे। बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही है, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रही है, ऐसी चीजें ले रही है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जाके वो हार्मफुल हो सकती हैं। रेडिएशंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ज्यादा एक्सरे करवा रही है फीटस की। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरेज करवाते हैं, तो इसकी वजह से भी फीटस अफेक्ट हो सकती है। ठीक है। मेटाबॉलिक कंडीशंस भी हो सकती हैं। ठीक है। और वायरसेस और बैक्टीरिया भी अटैक कर सकते हैं। मेटाबॉलिक कंडीशंस का मतलब है कि अगर एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है और उसका मतलब उसके पास इतनी हाइजेनिक कंडीशंस नहीं है, और दूसरा उसकी जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है। हो सकता है उसकी फूड के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है या सिर्फ प्रोटीन्स है, वो एक बैलेंस डाइट नहीं ले रही, जबकि एक डेवलपिंग फीटस के लिए एवरीथिंग शुड बी प्रेजेंट इन द डाइट, वाइटामिन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ताकि उसकी बॉडी की डेवलपमेंट अच्छी हो सके। कुछ वायरसेस भी कॉज करते हैं एबनॉर्मेलिटी, बैक्टीरिया भी कॉज करते हैं, सम टाइम हैवी मेटल्स भी जो है वो फीटस को उसमें एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, पहला हम जो ट्रेटोजन है वो डिस्कस करते हैं, अल्कोहल। यानी कि अल्कोहल जो है वो फीटस की बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल बहुत ज़्यादा अल्कोहल की कंजप्शन करती है तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी फीटस की। ठीक है। अब अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल अल्कोहल पीती है तो उसकी वजह से उसका जो बच्चा है वो अफेक्ट होगा। किस तरीके से? उसके उसके अंदर सिम्टम्स क्या आएंगी? उसका हेड का साइज छोटा होगा। ठीक है। उसमें फिल्ट्रम, यानी कि उसकी नोज और लिप के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस होती है, उसका जो अपर लिप है वो बहुत ज्यादा थिन होता है। ठीक है। उसका जो फेस है वो फ्लैट होता है, उसका हेड स्मॉल होता है, उसके जॉज जो हैं वो अनडेवलप होते हैं। तो ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये तब अपियर होंगी अगर फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल की कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। इसके साथ साथ जो फीटस है उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। अगर वो 17 ईयर की एज में पहुंच जाए आफ्टर बर्थ, तो उसका आईक्यू लेवल इतना होगा जितना कि एक 6 साल के बच्चे का होता है। उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का, मैथमेटिकल एबिलिटीज उसके अंदर बहुत ज्यादा कम होंगी। ठीक है। वोकेबलरी उसकी बहुत ज्यादा वीक होगी। ठीक है। तो ये तमाम सिम्टम्स जो हैं वो इस बच्चे में देखी जा सकती हैं। ठीक है। और उसके फीटस का जो ब्रेन है वो भी सम टाइम क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट देखा गया माइस के अंदर। साइंस के अंदर कोई भी चीज जब ऑब्जर्व की जाती है तो फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं कि क्या ये वाकई ही चीज अफेक्ट कर रही है कि नहीं। साइंटिस्ट ने ड्यूरिंग जब एक माइस लिया, जब वो प्रेगनेंसी की सिचुएशन में था, उसी के अंदर अल्कोहल को इंजेक्ट किया और फिर देखा कि उसके फीटस पे क्या इफेक्ट होता है, और सेम वही सिम्टम्स अपेयर हुई जो कि ह्यूमंस के केस में उसने ऑब्जर्व की थी।
ठीक है। अब उसने कहा कि ऐसा अल्कोहल बॉडी में जाके करता क्या है। एक्चुअली अल्कोहल क्या करता है कि बॉडी में जाके सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को इंक्रीज कर देता है। जितने ज्यादा सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स होंगे उतना ही सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होंगी। ठीक है। जितनी ज्यादा सेल मेम्ब्रेन डैमेज होंगी, सेल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। और अल्टीमेटली उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। इसके साथ साथ जो अल्कोहल है वो सोनिक हेजहॉग प्रोटीन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो प्रोटीन की डाउन रेगुलेशन होगी, और मैकेनिज्म बाकी जो है वो भी उसमें इनकम्प्लीटली जो है वो क्या हो जाएंगे, डाउन रेगुलेटेड हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो अडहेरियन मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसका एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, और वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते और अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर सकते। सिर्फ अल्कोहल ही बॉडी को अफेक्ट नहीं करती, बाकी जो केमिकल्स हैं वो भी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अगर फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी कंजप्शन कर रही है, द सेकंड केमिकल दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इज रेटिनोइक एसिड। एक्चुअली रेटिनोइक एसिड जो है ये विटामिन ए है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो रेटिनोइक एसिड है ना, फीमेल्स एक्चुअली इसको वाइटनिंग क्रीम के तौर पे इस्तेमाल करती हैं और एक्ने को दूर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर प्रेगनेंसी में फीमेल जो है वो इसकी कंजप्शन कर रही है तो उसमें उसके फीटस में जाके ये एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर रेटिनोइक एसिड जो है वो फीमेल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है तो जो डेवलपिंग फीटस है उसके ईयर या तो एब्सेंट होंगे या डिफेक्टिव होंगे, उसके जॉज एब्सेंट होंगे, क्लफ्ट पैलेट हो सकता है, यानी कि नेजल कैविटी और जो उसका लिप है उसमें एक स्पेस आ जाएगी, क्लफ्ट पैलेट उसमें हो सकता है। ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो फीटस को अफेक्ट कर सकती हैं। मेक श्योर कि आप किसी भी केमिकल का इंटेक नहीं करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अदरवाइज आपका फीटस जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है। इसके साथ साथ जो डियर स्टूडेंट, अगर हम एक नॉर्मल डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन की डेवलपमेंट को तीन ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। ट्राइमेस्टर मतलब 3 माह को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रखा गया है, अगले 3 माह को सेकंड में, और अगले 3 माह को थर्ड ट्राइमेस्टर में रखा गया है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 3 माह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं 3 माह के अंदर बेबी की ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। अगर इन 3 माह में फीमेल बहुत ज्यादा अल्कोहल्स की कंजप्शन कर रही है, बहुत ज्यादा रेटिनोइक एसिड ले रही है, बहुत ज्यादा रेडिएशंस का इस्तेमाल कर रही है, तो जो फीटस है उसके ऑर्गन्स जो हैं वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। हो सकता है उसके उसके ऑर्गन्स डेवलप ही ना हो। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप प्रेगनेंसी में ये तमाम चीज़ों की कंजप्शन नहीं करें, अदरवाइज आपका फीटस या तो डेवलप नहीं करेगा या तो उसका एबॉर्शन हो जाएगा, इमेच्योर उसकी बर्थ हो जाएगी। इन केस अगर उसकी बर्थ नॉर्मल टाइम के बाद होती है तो उसमें फिर भी एबनॉर्मेलिटीज देखी जाएगी जो कि उसकी लेटर लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रीजन है डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी की, इट इज एंडोक्राइन डिसरप्टर। यानी कि एंडोक्राइन डिसरप्टर का मतलब है कि ये एक्सोजनस केमिकल्स हैं जो कि जाके हॉर्मोन्स को इनके साथ इंटरफेयर करते हैं और हार्मोन को या तो अप रेगुलेट कर देते हैं या फिर डाउन रेगुलेट कर देते हैं। ठीक है। अब अगर ये अप रेगुलेट करेंगे तो इन केमिकल्स को हम एगोनिस्ट कहेंगे, और अगर इसको डाउन रेगुलेट करेंगे तो इसको हम एंटागोनिस्ट कहेंगे। ठीक है। अब ये केमिकल्स आते कहाँ से हैं जो कि जाके फीमेल की बॉडी में हार्मोन के लेवल को चेंज करते हैं। एक्चुअली अगर फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रही है, और हमें सबको पता है कि कॉस्मेटिक्स के अंदर कितने ज्यादा केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल जाके फीटस की बॉडी में उसकी डेवलपमेंट को एबनॉर्मल कर सकती है। फीमेल में जाती है पहले ये केमिकल्स, उसमें जाके हॉर्मोन्स के लेवल को ये या तो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। जबकि हमें पता है कि हार्मोन का लेवल फीमेल की बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए, अगर वो एक्सीड कर जाए या डिक्रीज कर जाए तो वो फीटस के लिए सही नहीं होता। ठीक है। तो या फिर वो बहुत ज्यादा सन ब्लॉक का इस्तेमाल करिए, हेयर डाइज इस्तेमाल करिए, या फिर ऐसे कंटेनर्स इस्तेमाल करिए प्लास्टिक जिसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, तो इसकी वजह से जो है वो फीटस पे अफेक्ट हो सकता है। ठीक है। अब
बहुत सारे ये जो केमिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि ये केमिकल्स तब अफेक्ट करते हैं जब अभी फीटस की इम्प्लांटेशन भी नहीं होती, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही उसमें अबनॉर्मेलिटी कॉज कर देते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि एक फीमेल को ये पता चलने से पहले कि वो प्रेग्नेंट है, उसमें उसका जो मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है। तो अब जो केमिकल्स हैं, हम एक केमिकल को डिस्कस करेंगे जो कि एंडोक्राइन डिसरप्टर के तौर पे काम करता है, एंड दिस केमिकल इज डाई इथाइल स्टीबिस्टेरोल, डीईएस भी इसको कहा जाता है। एक्चुअली ये जो ड्रग है इसका इस्तेमाल करती हैं यूएसए में, फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं इसको प्रेगनेंसी को ईज करने के लिए और मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए। अगेन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को अगर आप एक्सेस में लेते हो तो वो बजाय इसके कि वो आपको फायदा दे, वो आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। ठीक है। अब डीईएस अगर आप अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा लेते हो तो इसकी वजह से आपका जो फीटस है उसमें ट्यूमर हो सकता है। ठीक है। और ना सिर्फ ट्यूमर, ये फीमेल की बॉडी में जाके उसकी जो ओवरी है, ओवरी की जो फ्लोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर सकता है और परमानेंटली आपके फीटस में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। इनफर्टिलिटी मतलब आफ्टर द बर्थ एंड व्हेन द बेबी विल मैच्योर, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती इफ इट शी विल बी अ फीमेल। ठीक है। तो वो फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकती है और इसमें इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है ये केमिकल, अगर बहुत ज्यादा फीमेल कंज्यूम कर रही है। एट द एंड ऑफ अ लेक्चर मैं यही कहूंगी कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इन तमाम चीज़ों का आप इंटेक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो, रेटिनॉइक एसिड लेते हो, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, आप जो है वो हाइजेनिक फूड नहीं लेते हो, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, तो आपके ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके डेवलपिंग फीटस पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और बजाय इसके कि आप बाद में जो है उसको रिग्रेट फील करें, आप पहले ही इन तमाम चीजों को मेक श्योर करें ताकि आप भी हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें और आपका बेबी भी। होपफुली आपका लेक्चर आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।